सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप के टीडीएस रेट के बारे में। अभी का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है बोले तो 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23, इसमें टीडीएस का रेट क्या बोलता है, इसका क्या थ्रेश होल्ड का लिमिट है, सेक्शन क्या है, रेट क्या है, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह का बॉक्स यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर सेक्शन है, नेचर ऑफ पेमेंट है, थ्रेश होल्ड लिमिट है, जो आपको जो टीडीएस काटना है वो उसका क्या लिमिट दिया हुआ है यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर इंडिविजुअल है, यहाँ पर अदर, और यहाँ पर अगर पैन नंबर नहीं है या आपका इनवैलिड पैन है तो क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ सेक्शन क्या दिया 192। ये 192 का माने क्या होता है, आपका सैलरी होता है। तो सैलरी के लिए भाई को रेट नहीं होता, इसके लिए क्या होता है, स्लैब होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका स्लैब मोटे तौर पे क्या है। अगर आपका टोटल टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख या उससे कम है तब तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर है, लेकिन 5 लाख से कम है, तो पहला स्लैब क्या है, 2.5 लाख से 5 लाख का जितना भी डिफरेंस रहेगा उसका आपको 5% देना है। उसके बाद इसका दूसरा स्लैब क्या, 5 से अगर 10 के बीच में अगर आपका इनकम आ जाता है तो फिर 5 से डायरेक्ट इसका 20% आपको देना है। फिर आपका 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको 30% का आपको टीडीएस देना पड़ेगा। तो ये मोटे तौर पे इसका टीडीएस का स्लैब होता है, किसके लिए, सैलरी के लिए, बराबर है। और इसमें आपका एक सेक्शन को कवर किया गया बोले तो अंडर सेक्शन 87A। इसमें क्या है कि अगर आपका टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अगर कम हो जाता है तो फिर आपको 100% आपको टीडीएस का छूट मिल जाता है, यानी कि किसी भी टाइप का आपको कोई टीडीएस नहीं देना है, बराबर है। तो ये आपका हो गया 192। इसमें हम लोग कभी डिटेल में और भी किसी वीडियो में हम लोग इसे कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग तेज़ी से आगे चलते हैं कि दूसरा हमारा टीडीएस का कौन सा सेक्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पर दूसरा सेक्शन हमारा क्या है, 192A है। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसका डिटेल्स में क्या दिया हुआ है, प्री मैच्योर विथड्रॉवल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जिस भी कंपनी में काम करते हैं, अगर हमारा पीएफ कटता है तो सीधी सी बात है वो कहाँ जमा होता है, पीएफ अकाउंट में जमा होता है, बराबर है। तो वहाँ पर जो हमारा पीएफ का पैसा जमा है, अगर हम प्री मैच्योर यानी कि उसके मैच्योरिटी से पहले ही बीच में किसी कारणवश अगर हम 50,000, इसका लिमिट कितना दिया हुआ, 50,000, और ये जो भी लिमिट दिया हुआ है ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए है, आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर उसका लिमिट 50,000 या उससे ज़्यादा का हो जाता है तो फिर क्या होगा, 10% हमारा टीडीएस काट लिया जाएगा। कौन काटेगा, पीएफ का ऑफिसर काटेगा, मेरी बात को समझे ना। और अगर हमारे पास पैन नंबर नहीं है या हमारा पैन कार्ड अगर इनवैलिड होता है तो फिर वो आपका 20% टीडीएस काट के वो आपको पेमेंट करेगा। क्लियर है। तो चलिए इसके बाद देखिए सेक्शन क्या 194B है। इसमें आपका डिटेल्स में क्या आ रहा है, इनकम का जो आपको सोर्स बताया गया है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल, गेम, ETC। जैसा कि आज की तारीख में देखो कि हर चैनल पे कोई न कोई रियलिटी शोज़ आपको देखने को मिलेगा। कौन बनेगा करोड़पति, इंडियन आइडल, सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स या डांसिंग कंपटीशन। तो इस तरह के जितने भी जो रियलिटी शोज़ में कोई भी जो अगर जो विनर जो होता है, अगर वो विनर 10,000 या उससे ज़्यादा का अगर वो पैसा जीतता है तो कंपनी जो देगी ना, जैसे मान के चलो कि मैं सोनी में गया, कौन बनेगा करोड़पति में मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं वहाँ से 10,000 या उससे ज़्यादा का मैं अगर मैं पैसा जीतता हूँ तो सोनी वाले वो 30% वो हमारा टीडीएस काट लेंगे, चाहे इंडिविजुअल हो या फिर अदर्स हो। और अगर हमारे पास पैन नंबर नहीं है तो फिर वो कितना काटेंगे, 30% ही काटेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है, बराबर है। तो चलिए अब हम लोग और भी आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर 194BB है। इसका डिटेल में क्या है, इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, इसको अलग से सेक्शन में रखा गया है ना। इनकम फ्रॉम कहाँ से है भाई, हॉर्स रेस, जो घोड़ दौड़ पे हम लोग जो पैसा लगाते हैं, बराबर है। कितना है भाई, अगर हम लोग उसमें जीत जाते हैं, कितना, 10,000 या उससे अधिक, लेकिन 10,000 से अगर कम होगा तो देने वाला क्या करेगा, हमारा टीडीएस बिल्कुल नहीं काटेगा। तो यही लिमिट दिया गया, आपको लिमिट पे भी आपको ध्यान रखना है, ये इसको टच करता है या नहीं करता है, करता तो कटेगा, नहीं करता तो नहीं कटेगा।
क्लियर है? तो देने वाली कंपनी 30% हमारा टीडीएस काट के वो हमें देगी, बराबर है। तो चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर क्या 194C है, बोले तो कॉन्ट्रैक्टर। आपको ये ध्यान रखना है, ये जितने भी सेक्शन हैं, भले अभी आप देख रहे हो आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको सेक्शन भी याद रखना है, क्योंकि टीडीएस से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर सेक्शन आपको याद रहेगा तो आप वहाँ पर प्रॉपर वे में रिप्लाई भी कर पाओगे, तो हो ना हो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ पेमेंट में क्या दिया हुआ, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अब आप समझो कि कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है, ये आपके काम की चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हर ऑफिस में इस सेक्शन पर काम होता है। आप किसी भी प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी फर्म में काम करो, आपको अगर वहाँ पर 10 नंबर है तो इस सेक्शन पर आपको काम ज़रूर मिलेगा। 194C बोले तो कॉन्ट्रैक्टर, तो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्टर, मैं 2-3 आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मान के चलो कि कोई कोरियर कंपनी है, हम उससे काम लेते हैं। इसी तरीके से हम कहीं पर एड एजेंसी से काम लेते हैं, हमारा कहीं पर विज्ञापन होता है तो हमने उससे काम लिया है। इसी तरीके से अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर हमने किसी से एएमसी करा लिया कि भैया हमारा कंप्यूटर का आप कॉन्ट्रैक्ट ले लो, या हमारा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है आप इसका कॉन्ट्रैक्ट ले लो, तो इस तरीके से क्या होता है, वो हमारा अंडर सेक्शन 194C के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, इसका जो लिमिट दिया हुआ है, इसका लिमिट कितना दिया हुआ, सिंगल पेमेंट 30,000 और एग्रीगेट पेमेंट कितना दिया हुआ भाई, आपका 1 लाख रुपया दिया हुआ है। अब इसको आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, जो सिंगल पेमेंट आपका जो है वो जो 30,000 है, जैसे मान के चलो कि हमने किसी कोरियर कंपनी से हमने काम लिया, उसने एक बिल जो बनाया है वो 30,000 या उससे ज़्यादा का है, तो ये क्या हो गया, सिंगल पेमेंट हो गया। तो अगर वो सामने वाली कंपनी इंडिविजुअल है तो 1% काटेंगे, और इसके अलावा है तो 2% काटेंगे, और अगर पैन नंबर नहीं है तो हम कितना काटेंगे, 20%। तो ये हो गया सिंगल पेमेंट। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाली जो कंपनी है वो हमेशा 30,000 या उससे ज़्यादा का ही बिल वो जनरेट करेगी, हो ना हो 29,000, 28,000, 25,000, यानी उससे कम का 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 का भी बिल रेज हो रहा है, वो हमसे पेमेंट तो ले रहा है। तो आपको ध्यान ये रखना है, अब टोटल आप देखो कि अगर होल फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 1 लाख को टच कर जाता है, फिर आपको क्या करना है, उसका टीडीएस आपको काटना है। अगर वो सामने वाला इंडिविजुअल है तो 1 और अदर है तो 2%। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर छोटा छोटा बिल आ रहा है तो सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आप उससे कितना लेन देन कर सकोगे पूरे फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपको लगता है कि नहीं 1 लाख से ज़्यादा का होगा तो शुरू से ही आप उसका टीडीएस काटना शुरू कर दो। लेकिन आपको ये लग रहा है कि नहीं 1 से 2 बार इससे हम काम करेंगे, 1 लाख तक उसका पेमेंट नहीं होगा, तो फिर आपको उसका टीडीएस नहीं भी काटोगे तो चलेगा। लेकिन अगर एक बिल का वैल्यू 30,000 या उससे ज़्यादा का हो जाता है तो हर हाल में आपको टीडीएस काट के सामने वाले को पेमेंट करना है। क्लियर है? तो चलिए और आगे चलते हैं। 194C ही है बोले तो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें कौन कवर किया गया, वही ट्रांसपोर्टर, नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 44AE। ये ऑडिट पर्पस का होता है। लेकिन अगर उसका पेमेंट वही है सिंगल, अगर 30,000 उससे ज़्यादा का है तो है आपको टीडीएस तो काटना है। लेकिन यहाँ पर जो एग्रीगेट पेमेंट है 75,000 रुपया, ये फाइनेंशियल ईयर के लिए हो ना हो कि छोटा छोटा बिल आए तो वहाँ पहले क्या था 1 लाख, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर होगा जो कि कवर्ड नहीं है 44AE सेक्शन के अंतर्गत, तो आपका उसका जो लिमिट हो जाएगा पूरे फाइनेंशियल ईयर का 75,000। लेकिन रेट वही है, अगर इंडिविजुअल है तो 1% और अदर है तो 2%। बाकी जो पैन नंबर नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, ये आपको 20% ही आपको ले करके चलना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 194D सेक्शन है, लेकिन इसका डिटेल में देखो क्या है, इंश्योरेंस कमीशन। अब इंश्योरेंस कमीशन क्या, यानी इंश्योरेंस कंपनी। आपको ये पता होना चाहिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है, जो कि एजेंट होता है, जो कि आपका इंश्योरेंस कराता है, उसे सैलरी नहीं मिलती, उसे क्या मिलता है, इंश्योरेंस पे उसे कमीशन मिलता है। अगर आपके आस-पास पड़ोस में कोई होगा तो पूछ लेना, उसे फिक्स सैलरी नहीं मिलती है। वो जितने का प्रीमियम डालेगा उसके हिसाब से उसे हर महीने एक परसेंटेज के तौर पे उसे क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। अगर आप किसी ऐसे कंपनी के एम्प्लॉय हो और वहाँ पे कोई अगर आपका एजेंट 15,000 या उससे ज़्यादा का कमीशन लेता है, ये पूरे साल के लिए आपको ध्यान रखना है ना।
15,000 या उससे ज़्यादा का अगर उसका कमीशन बनता है तो आप क्या करोगे? अगर वो इंडिविजुअल है तो 5% काटोगे, और उसके अलावा यानी कि पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, लिमिटेड फर्म है, तो उसका कितना काटोगे? 10%। और अगर एम्प्लॉई हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी में आप काम कर रहे हो एज ए एजेंट, तो वो कंपनी क्या करेगी? जैसे कि LIC है, बजाज एलियंस है, ICICI प्रूडेंशियल है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो आपका कितना काटेगी? 5% काटेगी। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आइए 194DA। अब देखिए, इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे कि आप जो इंश्योरेंस कंपनी में जो पॉलिसी लेते हो, उससे जो भी आपका प्रीमियम के बाद जो मैच्योरिटी पुर जाता है, बराबर है, उसके बाद जो आपको जो पेमेंट जो मिलेगा, कहाँ से मिला भाई? तो इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू मिला। आपने लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया था, कितने का लिमिट दिया हुआ है? 1 लाख। लेकिन 1 लाख से कम का अगर हमें पेमेंट मिलता है तो देने वाली कंपनी हमारा किसी भी टाइप का TDS नहीं काटेगी। लेकिन जैसे ही हमारा लिमिट 1 लाख या उससे ज़्यादा का क्रॉस कर जाता है, अगर हम इंडिविजुअल हैं तो 5% कटेगा, और अदर्स भी है तो 5% ही कटेगा। क्लियर है? तो चलिए, अब इसके बाद सेक्शन क्या बोलता है? 194EE। अभी जैसे कि आप जानते हो कि कई सारे स्कीम चल रहे हैं मार्केट में कि आप पैसे को आप डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं भाई? कि उससे हम ज़्यादा कुछ इनकम कमा सके। उसी तरह का एक स्कीम है नेशनल सेविंग स्कीम, इसको शॉर्ट में हम लोग NSS भी कहते हैं। अगर आपने मार्केट में इसके अंतर्गत कहीं पर पैसा आपने डाला है और उससे इनकम आपको कितना होता? 2500 या उससे अधिक। कितना? ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का लिमिट दिया हुआ 2500 या उससे अधिक, तो उस वित्तीय वर्ष में देने वाली कंपनी क्या करेगी? 10% आपका TDS काट के आपको पेमेंट करेगी। अगर इंडिविजुअल है तो 10% और अदर्स भी हैं तो 10%। क्लियर है? चलिए, 194G। अब ये क्या बोलता है? कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। जैसे कि जो भी रजिस्टर्ड लॉटरी होल्डर हैं, यानी कि उनका लॉटरी का वो खेल अपना खिलाते हैं। अब जैसे कि मैं उसका एजेंट बन गया, ठीक है, मैं आपका लॉटरी में आपको भिजवाता हूँ। अगर इस तरीके से किसी रजिस्टर्ड लॉटरी वाले के पास काम करते हैं, उससे हमें जो कमीशन मिलता है उसका लिमिट कितना दिया हुआ है? 15,000 या उससे ज़्यादा। 15,000 या उससे ज़्यादा का अगर हमारा कमीशन बनता है तो वो जो लॉटरी वाली जो कंपनी है ना, वो कितना काटेगी? 5%। और अदर्स के लिए भी बोले तो 5% का ही रेट है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सेक्शन क्या है? 194G। आगे चलते हैं, एक और कमीशन है, लेकिन ये लॉटरी का कमीशन नहीं है। 194H सेक्शन को भी ध्यान में रखना है। कमीशन और ब्रोकरेज, किसी भी चीज़ का आप कमीशन के तौर पे काम कर सकते हैं, बल्कि ब्रोकरेज भी होते हैं, वो भी रजिस्टर्ड ब्रोकरेज होते हैं। जैसे कि मैंने काफ़ी साल तक मुंबई जैसे शहर में मैंने काम किया है, मुझे पता है कि वहाँ पर कोई भी आप फ्लैट रेंट पे लो या कोई बड़े बड़े ऑफिसेस अगर आप रेंट पे लेते हो तो बिना ब्रोकरेज के आप वहाँ आप उसको ले नहीं सकते, चाहे ख़रीदना हो या फिर आपको रेंट पे लेना हो। तो वहाँ पर जो कि ब्रोकरेज होते हैं वो ऑलरेडी बिल देते हैं कि हमने आपको दिलाया है, अगर 1 लाख का किराया है तो जो भी उसका जो चार्जेस होगा बोले तो इक्वल टू 1 मंथ रेंट, उसी के हिसाब से वो लोग वहाँ पर बिलिंग करते हैं। तो क्या करते हैं, जो भी जो पेमेंट करने वाले होते हैं उसका TDS काट के पेमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रोकरेज जो होता है वो सिर्फ किसी काम के लिए भी हो सकता है, वो रजिस्टर्ड काम के लिए भी दलाली दी जाती है, कमीशन दी जाती है, जिसका सेक्शन है 194H। तो ये कहने मतलब है, अगर आप किसी फर्म में ऐसा काम करते हो जो कि सामने वाला कंपनी है या फिर इंडिविजुअल है, अगर वो आपसे ब्रोकरेज या फिर कमीशन को चार्ज करता है तो आपको क्या देखना है कि सामने वाले का अगर टोटल पेमेंट इन होल फाइनेंशियल ईयर 15,000 या उससे ज़्यादा का है तो फिर आपको 5% उसका TDS काट के पेमेंट करना है। बराबर है? चलिए, अब ये सेक्शन क्या बोलता है? 194I। लेकिन यहाँ पर देखिए रेंट है, रेंट तो दे रहे हैं, लेकिन किसका दे रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी। इसको हम बोल सकते हैं प्लांट एंड ऑफिस इक्विपमेंट भी इसे हम बोल सकते हैं। किराया तो दे रहे हैं, लेकिन किसका दे रहे हैं? मकान का नहीं, बल्कि हमारे ऑफिस में, हमारे मकान में जो कि हमने एज ए ऑफिस हम उसे यूज़ कर रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी बोले तो ऑफिस इक्विपमेंट। अगर पूरे साल में यानी जिस वित्तीय वर्ष में हम उसको पेमेंट कर रहे हैं उसका लिमिट कितना है? 2,40,000 या उसको वो टच करेगा या अधिक हो गया तो हमें क्या करना है? उसका 2% TDS काट लेना है। जैसे मान के चलो कि एक का बिल आया 20,000 रुपया पर महीना बिल आता है,
बराबर है। तो पूरे साल का कितना हो गया, अप्रैल टू मार्च अगर जोड़ते तो 12 दूना 24, 2,40,000 को टच कर गया ना। तो हर महीने जो उसका हम जो पेमेंट करेंगे, हर महीने 2% टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे, बराबर है। और बाकी अगर सामने वाले के पास पैन नंबर नहीं है या पैन नंबर इनवैलिड है तो सिंपल सी बात है, आपको 20% उसका टीडीएस काटना है। लेकिन ये सेक्शन क्या है, 194I। नेक्स्ट हम देखते हैं 194I ही है। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन तो सेम है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, रेंट तो है लेकिन किसके लिए, लैंड और बिल्डिंग, बराबर है। और यहाँ पर दिया फर्नीचर और फिटिंग्स, यानी कि जो हमारा लैंड है या बिल्डिंग है जिसे हम ऑफिस को तौर पे यूज़ कर रहे हैं, वो वेल फर्निश्ड है। फर्निश्ड यानी कि फर्नीचर उसमें लगा हुआ है, बराबर है ना। तो इंक्लूडिंग अगर उसका पेमेंट 2,40,000 या उससे ज़्यादा का हम करते हैं तो आपको सामने वाले का कितना परसेंटेज काटना है, 10%, या इंडिविजुअल हो या फिर अदर्स हो। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर भी लिमिट वही था, लेकिन यहाँ प्लांट एंड मशीनरी था, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर टीडीएस का रेट कम था, बोले तो 2%, लेकिन यहाँ पर देखो तो कितना परसेंट है, 10%, बराबर है। दोनों का सेक्शन सेम है, लिमिट भी सेम है, लेकिन रेट अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 194IB। आई तो था ही, अब इसमें बी भी जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या बोलता है, पेमेंट ऑफ रेंट, किराया ही हम लोग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, हम इंडिविजुअल हैं या फिर HUF हैं, नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट। और हम सभी जानते हैं कि टैक्स ऑडिट जो होता है ना भाई, वो कंपनी का होता है, बराबर। हम इंडिविजुअल हैं, जैसे मान के चलो कि मैं किसी फ्लैट में रहता हूँ, बराबर है, मैं किसी फर्म में काम तो करता हूँ, लेकिन मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ उसका किराया मैं हर महीने 50,000 या उससे ज़्यादा का मैं देता हूँ। तो फिर ये हमारी लायबिलिटी बनती है कि मैं लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट करूँगा 5% काट के करूँगा, यही रूल बोलता है। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई टीडीएस का मामला ऐसा होता है कि उसके लिए टैन नंबर का होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी फर्म हो, टैन का होना बहुत ही ज़रूरी है। वो किसके लिए है, फर्म के लिए, कंपनी के लिए, बराबर है। लेकिन कोई अगर इंडिविजुअल है भैया, तो वो टैन नंबर क्यों लेगा, क्यों लेगा, वो क्या लेगा, पैन नंबर ही लेगा ना। तो इसीलिए ये सेक्शन कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप भी अगर मकान का किराया हर महीने 50,000 या उससे ज़्यादा का देते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि 5% टीडीएस काट करके आप उस लैंडलॉर्ड को पेमेंट करें। बाकी जो 5% काटोगे अब उसे टीडीएस जमा कर दोगे, जो भी इसका जमा करने का प्रोसेस है कि नहीं। चलिए उसके बाद देखिए 194J, बोले तो फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। यहाँ पर दिया हुआ इफ़ एंगेज इन कॉल सेंटर, ये यहाँ पर टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विस तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई क्या है, कॉल सेंटर के लिए। सीधी सी बात है, अगर आप उससे कोई सर्विस लेते हैं या फिर आप उससे कोई टेक्निकल सर्विस अगर लेते हैं तो सीधी सी बात है, अगर उसका पेमेंट आप 30,000 पूरे साल में या उससे ज़्यादा का करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2% दोनों के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो या अदर हो, आपको 2% टीडीएस काट के उसका पेमेंट करना है। ये भी जो 30,000 दिया हुआ है, यहाँ पर ये नहीं समझिएगा कि ये आपका इक्वल टू 1 बिल है, बल्कि ये क्या है, 30,000 पूरे साल के लिए लिमिट है, बराबर है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सेम वही है, सेक्शन तो वही है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसके अलावा वहाँ पर क्या था, कॉल सेंटर था। देखिए यहाँ पर क्या था, कॉल सेंटर, और यहाँ पर क्या आपका ऑल अदर केसेस, जैसे फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, उसका भी लिमिट कितना है, 30,000 है, लेकिन यहाँ पर रेट उसका बढ़ गया है। अगर इंडिविजुअल है तो 10% और अदर्स में तो 10%। अब आप सोचेंगे यहाँ पर क्या हो सकता है, तो सिंपल सी बात है भाई, आप किसी फर्म में काम करोगे, आपके फर्म का तो ऑडिट होगा, सीए साहब तो बिल भेजेंगे ना, तो सीए साहब जो बिल भेजेंगे वो किस में आएगा, प्रोफेशनल फ़ी में ही आएगा। आप अगर एज एन अकाउंटेंट किसी का बुक मेंटेन करते हो किसी फर्म का, आप वहाँ के एम्प्लॉय नहीं हो, लेकिन आउटसोर्सिंग से वो आपका काम ले रहा है। आप किसी बंदे का अगर अकाउंट्स मेंटेन करते हो, मोटा रकम उससे चार्ज करते हो, कितना रकम चार्ज करते हो, मान के चलो कि 1 साल के अंतर्गत अगर आपने 30,000 उससे ज़्यादा का अगर आप उसको बिल देते हो तो वो कंपनी क्या करेगी, आपका 10% टीडीएस काट लेगी। तो इस तरीके से आपको जो टीडीएस का नेचर है आपको पहचानना है, उसका सेक्शन देखना है, उसका लिमिट देखना है, तभी आपको उसका टीडीएस भी काट करके गवर्नमेंट के खाते में जमा करना है, बराबर है। और आगे चलते हैं।
अब देखिए अब आपका क्या बोलता है 194N, ये सेक्शन आपका रिसेंट ही आया है ना, ये बहुत पुराना नहीं है। कैश विथड्रॉवल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भैया हमारा सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, हम बैंक से जो भी पैसा निकालते हैं या एटीएम से पैसा निकालते हैं या फिर किसी को भी हम बेरर चेक देते हैं, अकाउंट पे चेक का यहाँ पर गपशप नहीं है। पैसा हम तो निकालते हैं, कई तरीके से निकालते हैं। एटीएम से निकालते हैं, वो भी कहलाया कैश विथड्रॉवल। ब्रांच पे जा करके वहाँ से भी कैश निकालते हैं, सेल्फ चेक हम लोग बना के देते हैं ना, वो भी हमारा किस में आएगा, कैश विथड्रॉवल में आएगा। उसके अलावा हम किसी भी सामने वाले को पेमेंट करते हैं बाय चेक, लेकिन वो अकाउंट पे ही चेक नहीं होता, बेरर चेक होता है जो कि ब्रांच पे जाके वो से भंजा लेता है, ये भी आपका कैश विथड्रॉवल ही कहलाता है। बराबर है। इन सब को जोड़ करके पूरे साल में अगर आप 1 करोड़ या उससे अधिक का विथड्रॉवल करते हैं तो आपकी बैंक क्या करेगी, खटक से 2% आपका टीडीएस काट लेगी, चाहे इंडिविजुअल हो या फिर अदर्स हो। यानी कि दोनों पर अप्लाई हो गया ना, इंडिविजुअल के सेविंग अकाउंट होता है और बाकी कंपनी के लिए करंट अकाउंट होता है। तो इस तरीके से आपका टीडीएस का रेट ये बोलता है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक अब ज़रूर करें, और इसी तरीके से अगर आप अकाउंट से टैक्सेशन, टैली, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।